नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का हमारे सीरीज शुरू करते हैं जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें कि मैं एक फ़िक्स पैटर्न के सवाल जो कि आपकी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर वैरायटी के सवाल लेकर के आता हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन सवालों को अच्छे से कर लेंगे तो आपके रेलवे परीक्षा हो या फिर पुलिस की परीक्षाएं हों, उसमें आपको 90% सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे और आप उनको 100% सही करके भी आएंगे। ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको पूरे सीरीज को अच्छे से देखना पड़ेगा। इसमें मैंने अभी तक ये 22वां पार्ट है, 21 पार्ट पहले के बना दिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, वहाँ से आपको एक एक वीडियो देखना है और सारे क्वेश्चंस को देखना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तब तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस डेली लेकर के आपके लिए आते रहता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये आपका मिक्सचर का सवाल है। इसमें क्या बोला है कि पानी का एक कंटेनर 3/5 भाग भरा था। जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है। कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है? यानी कि एक कंटेनर है पानी का, मान लो कि एक बाल्टी है ना, वो पहले जो है 3/5 भरी है, यानी कि उसकी कुल क्षमता अगर 5 है तो उसमें से वह 3 यूनिट भरी है। अगर 5 पूरी क्षमता है तो 3 भरी है, तो खाली कितनी होगी? 2 यूनिट खाली होगी। ठीक है। उसके बाद बोला है कि 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो फिर क्या होता है कि सिर्फ 1/8 भाग भरी रह जाती है। तो अगर उसकी कुल क्षमता 8 है और एक भाग सिर्फ भरा हुआ है तो कितना खाली होगा? 7 हिस्सा खाली होगा। तो अगर उसकी कुल क्षमता 8 है और एक हिस्सा भरा हुआ है तो 7 हिस्सा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? कंटेनर तो एक ही है। मान लो कि एक बाल्टी है और एक बाल्टी में आप, एक बाल्टी है 20 लीटर की, ठीक है, और आप उसमें जो है 20 लीटर की बाल्टी में 5 लीटर पानी डालते हो। ठीक है, तो बाल्टी जो है 5 लीटर तो भर जाएगी, लेकिन उसकी कुल क्षमता 20 लीटर ही होगी ना, यानी कि उसमें 20 लीटर पानी तो आ ही जाएगा। अगर आप उसमें 10 लीटर पानी डालोगे तो भी बाल्टी की क्षमता तो उतनी ही रहेगी। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे उसकी क्षमता 5 लीटर है और यहाँ पे उसकी क्षमता 8 लीटर है। तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम होगा 8 × 5 40 हो जाएगा। मतलब ये कि इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी क्या हो जाएगी? क्षमता, कैपेसिटी जो हमारा कंटेनर है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी कि दोनों 40-40 बन जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इनमें भी, अब देखो यहाँ मैंने अगर 8 से गुणा किया है तो इधर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो जो है वह बराबर रहे। तो 8 3 का कितना हो जाता है? 24 और 8 दूनी का 16। वैसे ही अगर मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो 5 एकम कितना होता है? 5 और 5 सते 35। ठीक है। तो अब ये कंटेनर में जो पानी भरा हुआ है और जो खाली है उसका क्षमता आ गया। 24 यूनिट भरा हुआ और 16 यूनिट खाली। और जब ये निकालने के बाद, यानी 38 लीटर पानी निकालने के बाद जो कंटेनर में पानी बच गया उसका जो मात्रा है वह 5 यूनिट है और जो खाली है उसका मात्रा है 35 यूनिट। ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो ये कितना कम हुआ है। 24 था पहले, 24 से कितना हो गया है? यानी ये पानी का मात्रा है, ये वाटर वाला मात्रा है। ठीक है। तो 24 पहले था और अभी 5 हो गया है। यानी कि इसमें चेंज कितने का आया है? 24 में से 5 माइनस करोगे 19 यूनिट का। मतलब ये कि 19 यूनिट पानी जो है निकाला गया है। और एक्चुअल में कितना पानी निकाला गया है? 38 लीटर। तो 19 यूनिट पानी जो है बराबर है 38 लीटर पानी के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 38/2, यानी कि 2 लीटर पानी के। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर एक यूनिट पानी जो है 2 लीटर के बराबर है, हमसे क्या पूछा गया है? कंटेनर की कुल क्षमता कितनी होगी। तो कंटेनर की कुल क्षमता कितनी हमने निकाला था यहाँ पे? 8 × 5 = 40, यानी 40 यूनिट। तो कंटेनर की कुल क्षमता हो जाएगी 40 × 2 = 80 लीटर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेनर की कुल क्षमता कितनी हो गई? 80 लीटर।
आपसे अगर पूछ देता कि पहले पानी कितना था, यानी कि पहले जब कंटेनर से हमने पानी नहीं निकाला था तब पानी कितना था, तो यहाँ 24 यूनिट पानी था पहले, तो 24 में 2 से आप गुणा कर दोगे तो 48 लीटर पानी आ जाएगा जो कि पहले था। ठीक है, आपसे अगर पूछता कि पानी निकाल लेने के बाद कंटेनर में कितना पानी रह गया, तो कितना रह गया, 5 गुणे 2 कर देते आप, 5 गुणे 2 तो 10 लीटर पानी जो है उसमें अब रह गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब सवालों को अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कुछ भी पूछे सवाल में घुमा फिरा करके आप आंसर कर पाओगे, और ऐसे सवाल परीक्षा में बार बार आते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से शहर क्यू की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर क्यू से शहर पी की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा जो स्ट्रीम यानी धारा की गति है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एक नदी है और ऐसे धारा इधर बह रही है और नाव भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, अगर मान लो कि नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटे है और जो धारा यानी स्ट्रीम है उसकी गति y किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इस दिशा में जो नाव होगी उसकी चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं धारा की दिशा में। और अगर धारा मान लो ऐसे बह रही है और नाव हमारी ऐसे उल्टा चले तो उसकी गति कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे। इसे हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, अप स्ट्रीम। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और इस क्वेश्चन में पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी आसान सा, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वह होता है, मान लो कि, और ये सेम देखो एक चीज़ ध्यान रखना इस फॉर्मूला लगाने में कि जो दूरी चली गई होगी वह बराबर होनी चाहिए। जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कोई पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और फिर बिंदु ए से बिंदु बी से बिंदु ए पे वापस आ जाता है। ठीक है, जाने के टाइम उसकी स्पीड अगर s1 है और आने के टाइम उसकी स्पीड अगर s2 है। ठीक है, जाने के टाइम उसकी स्पीड s1 और बी से वापस ए की तरफ आने में उसकी स्पीड अगर s2 है, तो उनका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इसमें ध्यान बस ये देना कि ये दूरी सेम होनी चाहिए, यानी कि ए से बी तक जाए और बी से ए तक वापस आए, तभी हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वह होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। बस इस फॉर्मूला में आप पुट कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बोला ये है कि जो नाव की गति है, जो मतलब स्टिल वाटर में यानी कि स्थिर जल में, वह x इज इक्वल टू कितनी है, 35, और जो स्ट्रीम है यानी धारा है उसकी गति कितनी है, धारा की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर हम बात करें कि धारा की दिशा में नाव जाती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 प्लस 5 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और धारा के विपरीत यानी अपस्ट्रीम उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो 35 में से 5 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि धारा के विपरीत जाएगी तो धारा क्या करेगी, नाव की गति को रोकेगी और जितनी उसकी स्पीड है उसी स्पीड से रोकेगी। यानी कि 35 अगर 35 जो है नाव की गति है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा उसको रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो 35 में से 5 माइनस करेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे उसका क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि धारा के विपरीत में स्पीड हो जाएगा। ये आपका हो गया S1 और ये हो गया आपका S2। और क्या है कि P से Q तक जाती है और Q से P तरफ वापस आ जाती है। मतलब ये कि P से Q की तरफ गई और Q से P की तरफ वापस आ गई, यानी कि डिस्टेंस यानी दूरी दोनों जगह क्या है, बराबर है। तो हम वहाँ पे अपना फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला हमारा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो यहाँ 2 लिखा, s1 का मान है 40, s2 का मान है 30 बटे 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70। 40 प्लस 30 जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 40 दूनी का 80 और 80 गुणे 3 करोगे तो कितना 240 आ जाएगा, 240 बटे 7। इसको आप सॉल्व करोगे अगर तो आएगा 17 के 21 है ना, 3 आएगा, 7 चौक 28, 34 दशमलव कुछ आएगा। तो आपको अगर 34 मिल गया, ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें 36 है,
इसमें 34 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी किसी ऑप्शन में 34 है ही नहीं, तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 34.28 किलोमीटर। इस सवाल में टाइम बस इसलिए लगा कि मैंने आपको डिटेल में समझाया है, वरना ये सवाल मुश्किल से 10 सेकंड का था। अब आप खुद बताओ, अगर आप यहाँ पे इसको 35 और 5 40 लिख लोगे और 35 - 5 30 लिख लोगे, तो इस फॉर्मूला में रख के आपको कैलकुलेट करने में कितना सेकंड लगेगा। इसीलिए मैंने बोला है बिना पेन पेपर के भी आप कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बोला है कि 25, 35 और 70 का मस तथा लस का अनुपात क्या होगा, यानी कि HCF और LCM निकालना है और उनका रेशियो बताना है। ठीक है, तो HCF हम कैसे निकालेंगे, ये एक नंबर है 25, ये है 35 और ये है 70। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इनका LCM HCF निकालोगे। तो पहले इसका फ्रैक्शन, इसका जो है फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि इसका जो खंड कर लेते हैं। तो 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर लिख लिया। 35 के लिए 5 × 7 लिख लेंगे, 35 हो जाएगा। और 70 के लिए 5 दूनी 10 सत्ते 70। और जब हम LCM निकालते हैं ना, तो देखो जैसे मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा घात किसका है, यानी पावर किसका है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 5 का यहाँ पे है, 5 स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ हमने 5 स्क्वायर ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 5 का काम मतलब ख़त्म हो गया, अब 5 को दोबारा नहीं लेंगे। फिर 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, यानी कि 7 को हम एक साथ जो है यहाँ पे ले लेंगे। अब क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, LCM आ गया। ठीक है, LCM इसका आ गया। अब हमको HCF निकालना है, हमको अब क्या निकालना है, HCF। तो HCF में सिर्फ वह नंबर लेते हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन होता है। HCF में वही नंबर हम लेते हैं जो यहाँ 3 नंबर दिया है ना, 25, 35 और 70। तो इसमें सिर्फ वही डिजिट हम लेंगे जो तीनों में, वही अंक लेंगे जो तीनों में आ रहा है, तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो कौन सा ऐसा अंक है जो तीनों में आ रहा है, तो 5 यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, 5 जो है तीनों जगह आ रहा है। तो इसका जो HCF यानी कि मस हो जाएगा वह 5 हो जाएगा, यानी कि वह डिजिट जो हर जगह कॉमन हो वो क्या होता है, आपका HCF होता है। जो कॉमन अंक होता है वो आपका HCF हो जाएगा। पूछा क्या है कि HCF और LCM का अनुपात, तो आपको HCF और LCM का अनुपात निकालना है। यहाँ HCF और ये आपका LCM का अनुपात निकालना है। HCF 5 है और LCM कितना है, तो 5 का स्क्वायर इंटू 7 × 2। अब 5 से एक 5 कट जाएगा, बच क्या गया, 1/, यहाँ पे 5 है, 5 दूनी 10 और 7 70, 1/70 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ध्यान देना, कभी ऑप्शन ए मत लगा देना, ठीक है, क्यों, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्या, तो यहाँ पे आप इस तरीके से, आप अगर तरीके से करोगे HCF और LCM निकाल करके उसका रेशियो ले लोगे, तो 1/70 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको HCF LCM निकालना आप समझ में आ गया होगा। मैंने एक वीडियो में बोला था कि आपको समझाऊंगा अच्छे से, तो वही आज समझा दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। इसमें भी क्या करते हैं लोग कि XY मान करके सॉल्व करने लगते हैं, जबकि ये सवाल सेकंड में सॉल्व होने वाला है। बताता हूँ कैसे। देखो, बोला है कि A एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, B उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, और C की मदद से वे उसी काम को 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। C अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो A, B और C मान लो कि 3 लोग हैं। A 10 दिनों में काम करता है, B 20 दिनों में करता है, और यहाँ पे A, B, C तीनों मिल करके काम को 5 दिनों में कर लेते हैं। तो हम इनका LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, LCM निकालना मैंने आपको बता ही दिया। इसका अगर आप LCM निकालोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 10 दूनी का 20, 20 एकम 20 और 5 चौके 20। ये क्या मैंने निकाला, A की क्षमता, B की क्षमता और CAB यानी तीनों की एक साथ कितनी क्षमता है वह मैंने निकाल लिया। क्लियर है। तो A की क्षमता कितनी आ गई, 2 यूनिट, यानी एफिशिएंसी A की 2 यूनिट आ गई। एफिशिएंसी यानी क्षमता क्या होती है कि कोई भी इंसान एक दिन में कितना काम करता है। अगर ये 20 यूनिट काम है तो A एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, B एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, और A, B, C तीनों मिलकर के एक दिन में
4 यूनिट काम करते हैं। क्षमता का मतलब वही होता है। और उसको निकालते कैसे हैं, तो ये कुल काम है और ये जितने दिनों में काम को करता है। तो 20/10 किया 2 आ गया, 20/20 किया 1 आ गया और 20/5 किया तो 4 आ गया। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने अभी बताया आपको उतना आपको समझ में आया होगा क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो ए और बी की कुल मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 और 1 3 आ जाएगी। और ए बी सी की कुल मिलाकर एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी है, 4 है। तो अगर मैं ए बी सी की क्षमता में से ए बी की क्षमता को माइनस कर दूंगा तो सी की क्षमता आ जाएगी बिल्कुल। तो ए बी सी का 4 है और ए बी का 3 है, तो 4 - 3 कर दूंगा तो 1 यूनिट आ जाएगा। यानी कि सी जो है, सी की क्षमता ये आ गई, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो पूरे 20 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगा, 20 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। तो क्या है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है। अगर इतना मैंने समय बस इसलिए लिया कि आपको डिटेल में समझाना था। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप खुद ही देख पाओगे कि आप कैसे आराम से यहाँ देखोगे कि ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1 और ए बी सी की 4। तो ए बी का 3 है, ए बी सी का 4 है, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आएगा। टोटल काम 20 यूनिट है, एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 20 दिन में 20 यूनिट कर लेगा सी अकेले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब हम देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। इसमें बोला है कि 9 मीटर और 14 मीटर के 2 खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। ठीक है, एक खंभा ये हो गया और ये दूसरा खंभा हो गया। सीधा खड़ा है यानी कि राइट एंगल पे खड़ा होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बना रहा होगा। ठीक है, ये आपका 14 मीटर है और ये 9 मीटर का खंभा है। यदि इनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी ये डिस्टेंस जो है 12 मीटर का है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से आप अगर इसको मिलाओगे, ये वाली दूरी हमको क्या करनी है, बतानी है। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच दूंगा, अगर ये यहाँ से ये वाली दूरी 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये अगर 12 मीटर हो गई और ये यहाँ से यहाँ तक 9 है, मतलब ये कि ये वाली दूरी अगर 9 है तो ये कितनी हो जाएगी। अगर ये दूरी आपकी 9 मीटर है, ठीक है, तो ये दूरी आपकी 14 में से 9 माइनस कर दोगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 14 है। अगर 14 में से 9 माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये दूरी आपकी आ गई 5 मीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, यहाँ से ये वाली दूरी निकालनी है। ठीक है, ये दूरी अब कैसे निकलेगी, मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट क्या होता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के अगर 2 भुजाएं 5 और 12 हैं, यानी कि 2 हाइपोटेनियस यानी कि जो कर्ण होता है उसको छोड़ करके अगर जैसे लंब और उसके आधार 5 और 12 में से कोई भी हो, यानी 5 है और 12 है, तो एक साइड उसका 13 होता है हमेशा। ठीक है, अगर 3 है 4 है तो एक साइड 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड 5 मीटर दिया है, एक साइड 12 मीटर हमको मिल गया है, तो अगला साइड क्या होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे। ऐसे एक बार फिगर बनाओगे और यहाँ से आपने देख लिया ये 12 तो ये भी 12 हो गया, ये टोटल 14 है और ये 9 है, तो 14 में से 9 माइनस करोगे 5 आ गया, और अगर ये 5 आया ये 12 आ गया तो ये 13 तो हो ही जाएगा। ये तो हुआ डायरेक्ट तरीका, है ना, आप सीधा आंसर टिक करोगे। अब मैं आपको इसको प्रूफ करके बता देता हूँ कि कैसे मैंने ये सब लिखा है। ठीक है, ताकि आपको जो है मतलब दिक्कत ना हो समझने में। देखो, यहाँ पे मैंने इतना तो निकाल दिया कि भाई ये 5 हो गया और ये आपका 12 हो गया। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, यानी मान लो इसको ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए सी का स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 होता है और 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है। इसको आप जोड़ दोगे तो 144 और 25 169 हो जाएगा, और 169 का अगर आप वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालोगे तो ए सी इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पहला मेथड समझ में नहीं आया है तो। लेकिन पहला मेथड मैं बोलूँगा आपको सीखने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा मेथड है और समय आपका बचाता है और आप क्वेश्चन को देखते ही मार्क कर सकते हो। तो मैंने आपको हर एक मेथड बताया कि जैसे ऐसे सवालों को सॉल्व करा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना यार, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।